लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साल 2007 योगी का संसद में रोने का वीडियो आता है, देश में उनकी आलोचना होती है। साल 2022 योगी का मिट्टी में मिलाने का वीडियो आता है, देश में उनकी जमकर तारीफ होती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में हार होती है, योगी की योग्यता पे सवाल उठाए जाते, फिर योगी उपचुनाव जीत कर दिखाते, महाकुंभ में 50 करोड़ भक्तों को बुला कर भी दिखाते, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत में किरदार निभाते। एक नारे ने योगी को इतना बड़ा नेता बना दिया कि आज बीजेपी में नंबर 3 की कुर्सी मिल गई। सर्वे में योगी को नंबर 3 की कुर्सी दी गई, लेकिन जनता का मानना है कि योगी फिलहाल देश में नंबर 2 के नेता है। इंडिया टुडे ग्रुप ने मूड ऑफ नेशन नाम से एक सर्वे किया। ये सर्वे हर साल किया जाता है। सर्वे में कई सवाल हैं, लेकिन एक सवाल था, मोदी का असला उत्तराधिकारी कौन होगा। जनता का जो भी कहना हो, लेकिन इंडिया टुडे ग्रुप ने सर्वे में दिखाया कि नंबर 2 की कुर्सी शाह के पास है, यानी मोदी के उत्तराधिकारी शाह है, योगी तीसरे नंबर पे है। हालांकि योगी के समर्थकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साल 2024 में योगी को मोदी का उत्तराधिकारी मानने वालों की संख्या सिर्फ 19% ही दिखाई गई, जबकि साल 2025 के सर्वे में ये संख्या 25% हो गई। शाह और योगी में सिर्फ 1 अंक का फासला है। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और उनका दावा है कि योगी नंबर 2 पर है। एक अच्छा रणनीतिकार और एक अच्छा राजनेता अलग अलग होता है। शाह एक अच्छे रणनीतिकार हैं। योगी आदित्यनाथ को अभी रणनीति बनाने का अनुभव कम है, लेकिन वो एक अच्छे जननेता बन चुके हैं। योगी मास लीडर है, यानी ऐसा नेता जिनके कहने पे लाखों करोड़ों की भीड़ एक बार में जमा हो जाएगी। राजनीति में उत्तराधिकारी का सवाल ही गलत होता है। ताकत, समझ, कद और लोकप्रियता से तय होता है उत्तराधिकारी कौन है। मोदी शाह को 1 मिनट के लिए पिक्चर से अलग करते हैं, फिर सोचिए बीजेपी को कौन बचा सकता है, देश के हिंदुओं को कौन एक कर सकता है। वो नेता कौन है जो एक बार कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो जनता एक हो जाती है। उत्तराधिकारी चुनने से पहले जनता क्या देखती है, देश मोदी के बाद किसको देखना चाहता है। सर्वे के बाद हमने इस सवाल को और गहराई में समझना चाहा। कुछ दिनों पहले ही 5 फरवरी को पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो अभी चौथी बार भी पीएम बनेंगे। उनकी उम्र 74 साल से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अभी उत्तराधिकारी की तलाश नहीं हो रही। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में पूछता है, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन, अमित शाह, योगी या कोई और। विदेशी मीडिया शाह और योगी को एक दूसरे का विरोधी कहती। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शाह और योगी में कितनी दूरी, इसका मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं। दरअसल पीएम मोदी को सबसे ज्यादा यकीन शाह पर है। शाह के लिए वो हर किसी से लड़ते हैं। शाह को जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया तो अकेले मोदी ताली बजाने वाले नेता थे। शाह की कूटनीतिक समझ भी ठीक है, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी की आएगी तो आरएसएस के बिना इसका जवाब कोई भी नहीं तलाश सकता है। बीजेपी पार्टी की संरचना ऐसी है कि वहां कोई एक फैसला खुद से लागू नहीं हो सकता है। आरएसएस को जब लगेगा, जिसमें दम दिखेगा, वो मोदी का उत्तराधिकारी के तौर पे आगे आ जाएगा। कहा जाता है कि अभी इस सवाल में काफी वक्त है। आरएसएस अपनी नजर रखता है। आरएसएस ये बात जानता है कि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें होती है। योगी के लिए ये दाव आसान हो जाएगा। गाय, गंगा और जमीन बचाने की लड़ाई में योगी आरएसएस की टॉप लिस्ट में रहते हैं। जब जब योगी पे संकट आया, खुद आरएसएस ने आगे हाथ बढ़ाकर उन्हें बचाया। आरएसएस कितना ताकतवर है, इसका आकलन आप ऐसे समझिए। जब मोदी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया, तब आरएसएस की कूटनीति ने ही उस सफलता को अंजाम तक पहुंचाया। तब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे राजनाथ सिंह। तब बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, खुद राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी पीएम पद का दावेदार खुद को समझने लगे। आरएसएस का संदेश राजनाथ तक पहुंचा कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाना है। गोवा में बैठक हुई, खूब हंगामा हुआ, लेकिन किसी की एक नहीं चली। इसीलिए सर्वे करने वालों का काम है सवाल पूछना। आरएसएस को तय करना होता है नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन। जनता के मन की बात भांपी जाती है और जनता के मन में मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, इसका जवाब भी तैयार है। जनता तय कर चुकी है मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।